नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। आज की इस वीडियो में हम अक्टूबर मंथ के फर्स्ट वीक के करंट अफेयर्स, जिसमें 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर के तक के करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करेंगे और इस पूरे करंट अफेयर्स के सेशन में हम लोग वीकली करंट अफेयर्स को कवर करने का कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले जो है, हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे सबसे पहले आर्टिकल से, जिस आर्टिकल का नाम है युवा। युवा जिसका मतलब है यंग, अपकमिंग एंड वर्सेटाइल ऑथर्स, युवा आगामी और बहुमुखी लेखक। और इसका मतलब क्या है? देखो, आपको ये चीज तो नाम से समझ में आ गई होगी कि ये पूरा जो भी काम है ये लेखकों से संबंधित है। तो अगर ये लेखकों से संबंधित है तो ये कौन सी मिनिस्ट्री जो है इसको लागू करेगी? इसको शिक्षा मंत्रालय जो है वो लेकर के आए हैं। तो ऐसा कोई भी जो प्रोग्राम होता है वो प्रोग्राम लेकर के आती है हमारी शिक्षा मंत्रालय। अब देखिए, मैं आपको इसका इस पूरे के बारे में पहले एक बार समझा दूं कि ये जो पूरा आपका आर्टिकल है ये शुरू कैसे हुआ था। असल में सबसे पहले एक योजना आई थी 31 मई 2021 को, क्योंकि जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो कि 2020 में लाई गई थी, उस शिक्षा नीति में हम लोगों ने जो जितने भी हमारे ये युवा माइंड हैं उनको हमने सोचा था कि हम उनको किसी भी तरीके से यंग लोगों को यहाँ पर मौका देंगे। तो इंडिया जिसके अंदर करीब करीब हमारी 66% की पॉपुलेशन युवा है, उनके लिए ये एक नई पहल शुरुआत की गई थी, जिसका पहला भी एक पॉइंट चालू पहले भी किया जा चुका है, जिसकी मेन थीम थी अनसंग हीरोज, जिसमें नेशनल मूवमेंट के उन लोगों के बारे में जो है वो बताने के लिए प्रयास किया गया था, जिसके अंदर हम लोग जिन अपने मूवमेंट में जिन लोगों को हम जानते ही नहीं है, जिनके बारे में हम बहुत कम पढ़ते हैं, उनको यहाँ पे जानने के लिए ये एक मूवमेंट स्टार्ट की गई थी, जिसको अब यहाँ पर जो है और बढ़ा दिया गया है। इस मूवमेंट में और क्या किया गया है, अब इसका नया सेकंड लॉन्च की गई है, जिसकी थीम क्या है? लोकतंत्र, संस्थाएं, घटनाएं, लोग, संवैधानिक मूल्य, अतीत, वर्तमान और भविष्य। और आपसे एक और सवाल क्या किया जा सकता है कि ये वाला जो युवा स्कीम है ये लागू करने वाली एजेंसी कौन सी है? लिख लीजिए, नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया इस पूरे को लागू करने वाली है। और ये पूरी स्कीम जो है, इसमें बहुत सारी पुस्तकें जो है वो प्रकाशित की जाएंगी नेशनल बुक ट्रस्ट के द्वारा, जिसमें उसी को आगे चल के उसका अनुवाद भी किया जाएगा, ताकि हम लोग एक भारत श्रेष्ठ भारत जैसे मुद्दे को जो है और बढ़ावा दे सके। तो ये पूरी स्कीम आपकी लेखकों से जुड़ी हुई है, जिसमें यहाँ पर करीब करीब 75 लेखकों को यहाँ पर जो है वो जोड़ा जाएगा, जो कि कॉन्टेस्ट होगा। मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, ये स्कीम अभी ही गांधी जयंती वाले दिन 2 अक्टूबर 2022 को लॉन्च की गई थी। 75 यहाँ पे लेखकों को जोड़ने की बात की गई है, जिसमें उनको बहुत सारे प्लान्स यहाँ पर तैयार करने होंगे और जिससे उनको यहाँ पर आगे उन लेखकों को आगे बढ़ने का मौका दिया जाएगा। सब समझ गए इस पूरे स्कीम को? बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। ठीक है, अगला आर्टिकल है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है सुका पैकार रिवर। आज के समय में ये सुका पैकार रिवर काफी ज्यादा न्यूज में है, तो हमसे प्रश्न जो है वो सुका पैकार रिवर पे बनने का चांस है। सुका पैकार रिवर, पहला सवाल तो क्यों हम इसको पढ़ रही हैं? ये वाली रिवर मैंने कहाँ से लेकर के आई? देखिए, ओडिशा की सरकार को एनजीटी ने, एनजीटी क्या है? राष्ट्रीय हरित जो है एक एक ट्रिब्यूनल है जिसने ओडिशा की सरकार को सुका पैकार रिवर को दोबारा से पुनर्जीवित करने के लिए यहाँ पर निर्देश दिए। अब हमसे ये पूछा जाएगा कि ये सुका पैकर रिवर जो है, बहुत ज्यादा इसके ऊपर सवाल थे कि सुका पैकर रिवर जो है ये जो एक रिवर है, इसको अब यहाँ पर दोबारा से
हम कैसे इसको पुनर्जीवित कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर इसका मुहाना जो है ना वो बंद कर दिया था सरकार ने 1950 में। तो उसको वापस से खोलने की तैयारी है। अब मैं आपको ये चीज पहले तो समझा दूं कि ये रिवर हम और किस किस चीज के लिए पढ़ेंगे। देखिए, ये जो पूरी रिवर के बारे में आपको मैं एक यहाँ पर इसमें ये सीधा समझाऊं, ये रिवर का, ये रिवर एक्चुअली में किसकी ट्रिब्यूटरी है, किस नदी की ट्रिब्यूटरी है ये रिवर जो है वो महानदी रिवर की ट्रिब्यूटरी है। तो ये जो नदी है महानदी से इसका क्या कनेक्शन है ये मैं आपको बता दूं। देखिए, ये एक नदी है, ठीक है, जो कि महानदी है, ठीक है, जो कि ओडिशा में बहती है, ओडिशा की सबसे मुख्य नदी है। अब ये महानदी में, ठीक है, एक रिवर इसको ऐसे निकलती है। ये रिवर जो है ये यहाँ पर एक जिला है जिसका नाम है कटक। कटक जिले से ये नदी जो है वो सुका पैका रिवर महानदी से अलग हो जाती है, डिस्ट्रीब्यूटरी बन जाती है। फिर क्या है, ये रिवर 40 किलोमीटर चलने के बाद, 40 किलोमीटर करीब बहने के बाद वापस से जाके महानदी रिवर को उसी जिले में एक जगह है तारापुर, उस जिले में जाके मिल जाती है। और जब ये पूरी बह रही है 40 किलोमीटर तक, तब उसके टाइम पीरियड में इस रिवर पर करीब करीब 425 गांव पड़ते हैं। और वो 425 गांव जो है वहां पे उन लोगों को आजीविका का एक स्रोत मिलता है। वहां पे लोगों को पानी, इस नदी की वजह से पानी, सिंचाई, इन सब चीजों को बहुत मदद मिलती है। तो यहाँ पर इस रिवर को दोबारा से पुनर्जीवन करने का आदेश यहाँ पर दिया गया है, इसलिए ये नदी काफी ज्यादा न्यूज में है। इसलिए मैं चाहती थी कि ये वाला आप टॉपिक एक बार जरूर पढ़ के जाएं, राइट। तो इसको आप लोग यहाँ पर सब लोग रीड कर लेंगे कि ये रिवर जो है हमारे लिए कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है। बढ़ते हैं हमारे अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल है ऑपरेशन गरुड़। ऑपरेशन गरुड़ आज के समय में बहुत ज्यादा न्यूज में है, क्योंकि ऑपरेशन अभी ही रिसेंटली केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई ने इसको जो है वो परफॉर्म किया है। अब देखेंगे कि ये ऑपरेशन गरुड़ जो है ये और क्या मतलब है इसका। देखिए, ऑपरेशन गरुड़, ये ऑपरेशन किस पर्पस से, किस इरादे से स्टार्ट किया गया है। तो ये वाला जो ऑपरेशन है, ये जो हमारे ड्रग्स की तस्करी होती है उसको रोकने के लिए शुरुआत की गई है। अब हम लोग ये समझेंगे कि क्यों ऐसी जरूरत पड़ गई, कि ऐसा क्या जरूरत पड़ गई कि हम लोगों को ये ऑपरेशन करना पड़ा। देखिए, सबसे पहली चीज आप ये समझो यहाँ पर कि जो इंडिया है, इंडिया के आसपास, इंडिया के जो पड़ोसी देश है, वो पड़ोसी देश में जो है सबसे ज्यादा जो है यहाँ पर इलीगल ड्रग ट्रैफिकिंग के यहाँ पर देखने में मिले हैं। ऐसे बहुत सारे इलीगल जो ये ड्रग्स की तस्करी होती है वो बहुत ज्यादा देखने को मिली। जैसे इंडिया के जो पश्चिमी तरफ है, इंडिया के पश्चिमी तरफ आपको क्या मिलेगा, गोल्डन क्रिसेंट। हिंदी में इसको हम क्या कहते हैं, स्वर्ण अर्धचंद्र, ठीक है। तो ये जो स्वर्ण अर्धचंद्र बना हुआ है, इसमें तीन जो देश है वो शामिल होते हैं। कौन से तीन देश हैं, वो है हमारे अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान। और ये तीनों देश जो हैं ये इलीगल ड्रग्स के लिए सबसे ज्यादा जाने जाते हैं। ऐसे ही इंडिया के पूर्वी हिस्से की तरफ आएंगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा गोल्डन ट्रायंगल, स्वर्ण त्रिभुज, जिसमें आपको अगेन तीन राज्य मिलेंगे, तीन देश मिलेंगे, थाईलैंड, लाओस एंड म्यांमार। देखिए, ये तीनों राज्य जो है जहां पर ये तीनों देश मिलते हैं, कौन से देश, थाईलैंड, लाओस और म्यांमार, ये तीनों देश जो है वो दो नदियों के किनारे मिलते हैं। मैं चाहती हूँ आपको ये एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी पता हो, लिख लीजिएगा। रुआक और मेकोंग नदियां, इनके किनारे ये मिलते हैं जहां पे गोल्डन ट्रायंगल स्वर्ण त्रिभुज बनता है। और इंडिया इनके बीच में एक तरीके से सैंडविच की तरह बना हुआ है, जो दोनों के बीच में है, जहां पर दोनों जगह पर बहुत ज्यादा ग्लोबल लेवल पर, वैश्विक लेवल पर क्या की जाती है, यहाँ पर पूरी तरीके से इलीगल ड्रग ट्रैफिकिंग की जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये चीज समझनी है, और इसीलिए इंडिया को जरूरत है कि हम इस तरीके के ऑपरेशंस यहाँ पर करते रहें। ऊपर से एक रिपोर्ट भी अभी आई थी जिसका नाम है
वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2022। इस वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट में इंडिया में सबसे ज्यादा यहाँ पर ये पाए गए हैं कि यहाँ पर ड्रग यूजर्स रहते हैं, और ये नंबर आगे चल के बढ़ेगा। इसलिए सीबीआई ने ये जो है एक बीड़ा उठाया है कि और राज्यों के साथ मिलकर, ऐसा नहीं कि सीबीआई और एनसीबी अकेले ही इसके अंदर है, इसके अलावा इसमें पंजाब, हिमाचल, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, दिल्ली, मणिपुर, इसके तय ये सारे भी राज्य यहाँ पर शामिल है। ये सारे राज्यों ने भी इस ऑपरेशन में हिस्सा लिया। तो आपसे इसके ऊपर पूछा जा सकता है ऑपरेशन गरुड़। देखिए, आप ऑपरेशन गरुड़ में याद रखिएगा, एक गरुड़ ये भी है ऑपरेशन, एक गरुड़ जो है वो यहाँ पर भारत और इंडोनेशिया के बीच में एक द्विपक्षीय अभ्यास भी है। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों चीजें बिल्कुल अलग है। ठीक है, भारत और इंडोनेशिया के बीच में यहाँ पर एक बाईलैटरल एक्सरसाइज भी होती है। बाईलैटरल एक्सरसाइज का मतलब क्या है? यहाँ पर द्विपक्षीय रक्षा सहयोग, ये भी यहाँ पर किया जाता है, और उसका नाम भी है गरुड़। तो ये भी एक आप याद रखेंगे, यहाँ पर ये काफी इंपॉर्टेंट एक एक्सरसाइज है जो कि एग्जाम में कई बार पूछी गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। अगला और इम्पोर्टेंट आर्टिकल, स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड। स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड जो है वो काफी ज्यादा न्यूज में थे। ठीक है, ये अवार्ड्स अभी आज के समय में जो है काफी ज्यादा कहीं ना कहीं हमें सुनने में इसको आ रहा है। अब हमें ये समझना है कि ये स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड जो है वो किसने दिए, कब दिए, और इसमें किसने जो है वो टॉप किया है। ठीक है, लगातार छठी बार जो है देश का सबसे स्वच्छ जो शहर बना है वो है इंदौर। यहाँ पे रीड करेंगे, यहाँ पर सिटी जो लगातार छठी बार बनी है, 6th टाइम। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, लगातार छठी टाइम बनी है। ठीक है, ये भी सवाल किया जा सकता है कि कौन से नंबर पे बनी है। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो एक पुरस्कार है ये दिया जाता है किस चीज के लिए? ये स्वच्छ सर्वेक्षण जो है, जो भी साफ सुथरा, जो कि हम लोगों ने, क्योंकि देखो यार, अभी रिसेंटली आपने सुना होगा 2 अक्टूबर 2022 को जो भारत स्वच्छ अभियान है, उस स्वच्छ अभियान को 8 साल पूरे हो गए हैं। ठीक है, तो हर साल दिया जाता है ये। और ये अवार्ड देता कौन है? अब आपके दिमाग में आ गया अवार्ड देता कौन है। तो ये अवार्ड देने के लिए जो मंत्रालय है वो है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं इसको हिंदी में भी बता देती हूँ। MOHUA, इसको इंग्लिश में हम कहते हैं मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। और जो हमारे हिंदी छात्र हैं उनके लिए भी मैं बता दूं, यहाँ पर इसको हम कहते हैं आवास एवं शहरी मामलों का मंत्रालय। तो ये मंत्रालय जो है इस बात पर जो है वो घोषणा करती है। ठीक है, ये जो पूरे हमारे अवार्ड्स हैं, इस वर्ष जो है इस अवार्ड में एक प्रेरक दौर सम्मान का एक नई एक श्रेणी को यहाँ पर ऐड किया गया, जिसमें और जो है 5 उप श्रेणियां हैं। उस 5 उप श्रेणियों के नाम क्या है? दिव्य, अनुपम, उज्जवल, उदित, आरोही। ठीक है, यहाँ पर ये नई एक दी गई है जिसको ये आपको याद रखना है। हो सकता है आपसे सवाल ऐसा कर ले, दिव्य, अनुपम, उज्जवल क्या है, ये किसके तहत आती है? तो ये किसके तहत आती है? ये आती है हमारे स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड के तहत। ठीक है, तो अब ये पूरा आप याद रखेंगे इसके बारे में। अब आपसे और इस पे क्या सवाल किए जाएंगे? इससे आपसे सवाल किया जाएगा टॉप 3 सिटीज के नाम अरेंज करने के लिए आ सकता है कि टॉप 3 सिटी ऐसी कौन सी है जिनको यहाँ पर सबसे ऊपर अवार्ड दिया गया है। तो भाई इंदौर, सूरत और नवी मुंबई, एक तो ये आपको पूरा याद रखना है। दूसरा, स्टेट के ऊपर आ सकता है, ऐसी स्टेट जिनमें जो जो अर्बन लोकल बॉडीज हैं वो 100 से ज्यादा है, जैसे कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र। ऐसे ही आपको त्रिपुरा, झारखंड और उत्तराखंड, इन तीनों के बारे में याद रखना है। तो आपको बेसिकली इस पूरे के अंदर जो है एक सीधा स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड के बारे में जो जो यहाँ पर चीजें दी गई हैं उनसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, और उसके अलावा एक और सवाल आपसे और इसमें बन सकता है, सबसे स्वच्छ गंगा शहर, क्लीनेस्ट गंगा टाउन। लिख लीजिएगा, सबसे क्लीनेस्ट है यहाँ पर जो दिया गया है वो दिया गया है वाराणसी।
वाराणसी नहीं, इसको एक बार करेक्ट कर लीजिए, ये है हरिद्वार। एक ये भी आपसे पूछा जा सकता है, तो इन सबको जो है आप अपने नोट्स में जरा नोट कर लीजिएगा, ये सब पे सवाल बनते हैं और इन पे आपका पूछा जाता है। बढ़ते हैं आगे। ठीक है, ये आपको यहाँ तक क्लियर हो गया है पूरा। बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल है हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, हस्तिनापुर वन्य जीव अभयारण्य। ये भी बहुत ज्यादा आज के समय में न्यूज में है, क्योंकि इनको भी एनजीटी ने एक नोटिस दिया है कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, जो वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम है, जो कि 1972 में स्टार्ट किया गया था, जो कि सबसे बड़ा अधिनियम है, पार्लियामेंट ने जो पास किया था, उसके तहत हस्तिनापुर वन्य जीव अभयारण्य की जो प्रोटेक्शन है उसको करने के लिए ये एक नोटिस यहाँ पे जारी किया गया है। तो ये हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ जो सेंचुरी है, ये कहाँ पर पड़ती है? ये मेरठ, गाजियाबाद, बिजनौर, ज्योतिबा फुले, यूपी के इन शहरों में ये पड़ती है। अब यहाँ पर आपको जो है, अब आपसे सवाल हस्तिनापुर के ऊपर बन सकता है कि इसको कब अभयारण्य घोषित किया गया है। 1986 में इसको अभयारण्य घोषित किया गया, और साथ ही साथ ये जो है गंगा के बिल्कुल पास ही पड़ती है। ठीक है, गंगा बेसिन के ही पूरे बिल्कुल पास में पड़ती है। और इसी में आपको, इसी पूरी सेंचुरी के अंदर आपको स्वैम्प डियर, स्वैम्प डियर सुना होगा आपने, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? बारासिंगा। ये बारासिंगा की पॉपुलेशन भी आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। ठीक है, तो इसको भी एक बार याद रखिएगा, बारासिंगा, इसको जो है वो आपको यहीं पर सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। वैसे ये और भी जगह पे मिलता है, नेपाल में भी मिलता है, पर यहाँ पर भी आपको ये जो है वो देखने को मिलेगा। इसी तरीके से आपको यहाँ पर एक और हॉग डियर, हॉग डियर भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। हॉग डियर जो है उसको हम हिंदी में भी हॉग डियर भी लिखते हैं और पाढ़ा भी लिखते हैं। तो ये जो है जानवर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। पाकिस्तान में भी मिलता है, इंडिया में भी मिलता है, बांग्लादेश में भी और नेपाल में भी। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, इससे सवाल बन सकता है। बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल है, देखिए अभी मैंने आपको यहाँ पर 2 बार एनजीटी का जिक्र किया, अभी किया मैंने एनजीटी का जिक्र, और थोड़ी देर पहले मैंने आपको सुकापेका रिवर के बारे में जब बता रही थी, तो अभी मैंने आपको एनजीटी के बारे में बताया। तो थोड़ा सा मैंने सोचा कि हम आपको एनजीटी के बारे में थोड़ी हिस्ट्री बता दूं कि एनजीटी एग्जैक्टली है क्या। राष्ट्रीय हरित अधिकरण। ठीक है, ये है क्या चीज? ये राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण जो है, ये पार्लियामेंट, संसद द्वारा पास किया गया है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल स्थापित किया गया है। तो ये राष्ट्रीय हरित अधिकरण जो है ना, ये 2010 में बनाया गया था। 18 अक्टूबर को इसका फाउंडेशन डे है। ठीक है, और अक्टूबर मंथ के ही हम करंट अफेयर को कवर कर रहे हैं, तो मैंने सोचा कि एक बार इसके बारे में भी हम पढ़ लेते हैं। इसका जो बैठक होती है, इसके 5 क्षेत्रीय बेंच बने हुए हैं दिल्ली, भारत के 5 हिस्सों में बने हुए हैं। एक उत्तर में, दक्षिण में, पूर्व, पश्चिम और मध्य में। उत्तर में दिल्ली में, पश्चिम में पुणे महाराष्ट्र, मध्य में भोपाल मध्य प्रदेश में, और चेन्नई जो कि दक्षिण में है, और कोलकाता पूर्व में। ठीक है, यहाँ पे इसको बनाया गया था, जो कि पर्यावरण से संबंधी कोई भी कानून है उसको लागू करने के लिए, और अगर उसकी कोई क्षति हुई है तो उसकी राहत के लिए, क्षति पूर्ति सहित जितने भी वहां वहां वन आते हैं, प्राकृतिक संसाधन है हमारे, उन सबकी संरक्षा करने के लिए इसको बनाया गया है। तो ये इन्होंने अपनी जो है आज के समय में बहुत सारी चीजें यहाँ पर की भी है, दिल्ली में भी काफी चीजों के ऊपर इन्होंने काम किया है। तो इस तरीके से जो एनजीटी है, वो भारत जो है वो तीसरा ऐसा देश बना है जिसने एनजीटी को लागू किया है। ठीक है, इससे पहले जो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड है वो भी इस चीज को लागू कर चुके हैं। बढ़ते हैं आगे। अगला जो आर्टिकल है वो बहुत ही फेमस, आज के समय में आपको पिक्चर दिखा दूं इसका, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड का है। ये प्रचंड जो है, ये हमारी इंडियन एयरफोर्स, भारतीय वायुसेना को दिया गया है हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर प्रचंड, जो कि सबसे ऊंचाई, जिसकी ऊंचाई 5000 मीटर से भी ज्यादा जो है वो शक्ति रखता है उन युद्ध क्षेत्रों में जाने की। तो ये LCH जो है, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, जिसको हिंदी में हम हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर कहते हैं, ये जो प्रचंड है, ठीक है, प्रचंड का मतलब ही क्या होता है? प्रचंड को हम कहते हैं एकदम, एकदम से उद्यमी। ठीक है, तो ये जो एक हेलीकॉप्टर है, ये हमारी अभी 8 अक्टूबर
8 अक्टूबर को इंडियन एयरफोर्स डे, भारतीय वायुसेना दिवस के रूप से हम मनाते हैं। तो ये जो है प्रचंड यहाँ पर जो है वो यहाँ पर भारतीय वायुसेना को दिया गया है। अब इसको बनाया किसने है, इसको डेवलप किया है, लिखेंगे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, HAL द्वारा इसको बनाया गया है। ठीक है, ये पहला इसका जो बेड़ा है वो सोमवार को यहाँ पर जोधपुर में इसको जो है लाया गया था। तो इसको भी आपको याद रखना है। इसका पता है क्यों उसकी आवश्यकता महसूस हुई? जब पाकिस्तान के साथ हमारा 1999 में कारगिल वॉर हुआ था ना, युद्ध, उसके बाद ऐसे हेलीकॉप्टर की आवश्यकता महसूस की है। तब यहाँ पर शामिल करने के सोचा गया और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने इसको बनाने की तैयारी करी। ठीक है, और ये हमारे राष्ट्र को मजबूत बनाने में, आत्मनिर्भर बनाने में बहुत ज्यादा सहयोगी शामिल होने वाला है। ये हमारे लिए बहुत ही प्राउड की बात है कि हमने इस चीज को यहाँ पर बनाया है, मेक इन इंडिया के तहत। समझे इस बात को? तो याद रखिएगा, 5.8 टन का वजनी 2 इंजनों वाला हेलीकॉप्टर जो है इतनी बड़ी ऊंचाई पर बने बंकरों को नष्ट करने में शामिल होता है। ठीक है, और इसकी टेस्टिंग ऑलरेडी लद्दाख में की जा चुकी है। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, CDS। सब लोगों ने इसके बारे में जरूर सुना होगा। जब आप लोगों ने जो है इसके बारे में जब एक पर्सन थे जनरल बिपिन रावत, जब उनकी मृत्यु हुई थी तब ये पोस्ट बहुत ज्यादा न्यूज में आई थी, जिसको हम कहते हैं चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। भारत में जितनी भी हमारी सशस्त्र सेनाएं हैं उनका सैन्य प्रमुख जो है वो किसको बनाया जाएगा? वो अभी बने हैं लेफ्टिनेंट अनिल चौहान, जो कि इनसे पहले जनरल बिपिन रावत रह चुके हैं, जिनकी एक हेलीकॉप्टर क्रैश में मृत्यु हो गई थी। तो अभी जो है यहाँ पर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो है वो एक तरीके से यहाँ पर एक नई एक पद जो है वो उसका निर्माण किया गया। इस पद की जो सिफारिश है वो 2001 में यहाँ पर जो है वो कारगिल समिति जो हुई थी उसी में इस चीज को यहाँ पर महसूस किया गया था, और फाइनली इस चीज को यहाँ पर जो है क्या किया गया, इसको इस पोस्ट को यहाँ पर अब जो है जाके बनाया गया। एक्चुअली में इस पोस्ट को जो बनाया था वो 31 दिसंबर 2019 को बनाया था, जब जनरल बिपिन रावत बने थे। और अब जो है यहाँ पर जो है नई पोस्टिंग यहाँ पर की गई है। अब CDS के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं यहाँ पर और क्या चीजें होती हैं। देखिए, पहली चीज तो CDS की नियुक्ति कौन करता है? CDS की नियुक्ति की जाती है बाय हमारे प्रेसिडेंट, हमारे राष्ट्रपति द्वारा, क्योंकि राष्ट्रपति हमारे सुप्रीम कमांडर है डिफेंस फोर्सेस के, उनके द्वारा ये नियुक्ति यहाँ पर की जाती है। ठीक है, इनका काम क्या होता है? इनका काम है तीनों की तीनों सेवाओं के बीच में तालमेल को बढ़ाना। ठीक है, परिचालन तालमेल को बढ़ाना, और साथ ही साथ रक्षा मंत्री हमारे डिफेंस मिनिस्टर को यहाँ पर सलाहकार के रूप में सलाह दे। साथ ही साथ यहाँ पर जो भी हमारा नया DMA बना है, जिसे हम कहते हैं सैन्य मामले का विभाग, उसका भी प्रमुख होता है सारे सैन्य मामलों का। साथ ही साथ जितने भी डिफेंस से जुड़े हुए जो भी रूल रेगुलेशन बनाने होते हैं उनको भी ये साथ में, मतलब एक तरीके से सबसे पहले व्यक्ति होते हैं जिनसे पूरा एडवाइस लिया जाता है। साथ ही साथ न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी के भी ये भूमिका के रूप में नजर में आएंगे। तो इसको आपको याद रखना है। ठीक है, और सबसे पहले जो है बिपिन रावत रहे थे, जिन्होंने अपने आखिरी क्षणों तक इस पद को संभाला था, जब इनकी तमिलनाडु के सेलूर में जो है यहाँ पर जब वो एक लेक्चर देने गए हुए थे, उस हादसे में इनकी और साथ में इनकी पत्नी की और साथ में बहुत अन्य फौजी थे, उनका निधन हो गया था। ठीक है, तो आपसे इसके ऊपर सवाल किया जा सकता है। बढ़ते हैं हमारे अगले आर्टिकल की तरफ। इसमें आप कुछ महत्वपूर्ण खबरों को देखेंगे, जिसमें मैंने यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट खबर यहाँ पे ली है कि एंजेलिना मार्कल जो कि जर्मन की एक चांसलर रह चुकी हैं, उनको यहाँ पर UNHCR द्वारा, ठीक है, जो है एक अवार्ड यहाँ पर दिया गया है। अब आती है UNHCR क्या चीज है? UNHCR क्या होता है? यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज। रेफ्यूजीज के लिए उनको यहाँ पर जो है ये एक अवार्ड दिया गया है, क्योंकि ये रेफ्यूजीज क्या, जो बहुत सारे लोगों की मदद करते हैं, जो अपना घर जो है वो तबाह उनका हो चुका होता है या उनको घर छोड़ के भागना पड़ता है। ठीक है, ऐसे ही दूसरी एक खबर है, आपसे सीधा पूछा जा सकता है, हर स्टार्ट जो एक ये कैंपियन है, हर स्टार्ट कैंपियन जो है वो किस चीज के लिए यहाँ पर जो है वो स्टार्ट किया गया है? हर स्टार्ट क्या चीज है?
तो हर स्टार्ट आर फ्यूचर करके एक नया प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है, जो कि हमारी नई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, दूसरी महिला राष्ट्रपति जो है आई है यहाँ पर, उन्होंने यहाँ पर गुजरात यूनिवर्सिटी में जाकर के वुमेन के लिए एक नया जो है वुमेन उद्योगमी जो है वुमेन एंटरप्रेन्योर्स, उनके लिए नया यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म तैयार किया है, जो क्या करेगी, जो भी वुमेन यहाँ पर अपने अलग अलग आइडियाज को लेके आने वाली हैं, उनको एक रिसोर्स और ट्रेनिंग यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा और उनकी सक्सेस स्टोरीज को भी यहाँ पर पब्लिश किया जाएगा। तो ये यहाँ पर इन्होंने स्टार्ट किया, जो कि बहुत ही बेहतरीन एक इनिशिएटिव है। ऐसे ही डॉक्टर विवेक मूर्ति के बारे में हमें क्यों पढ़ना है? यूनाइटेड नेशन के सर्जन है, इनको है ये भारतीय मूल के, इसलिए इनको पढ़ना है हमें कि इन्होंने डब्ल्यूएचओ को एग्जीक्यूटिव बोर्ड में यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है, ठीक है, लेकिन ये भारतीय मूल के हैं, इसलिए मैं आपको इनके बारे में बता रही हूँ। ऐसे ही पंकज त्रिपाठी, देखा आपने सुना होगा इनको अलग अलग सीरीज में, और काफी फेमस है ये भी। पंकज त्रिपाठी को यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का यहाँ पर जो है वो आइकन बनाया गया है। आइकन समझते हैं आप लोग? यहाँ पर जो है रिसेंटली उनको एक नया जो है चेहरा यहाँ पर बनाया गया है, ठीक है, पंकज त्रिपाठी को, ठीक है। तो आपसे ये सीधा सवाल किया जाएगा कि किसको बनाया गया, 4 नाम दिए जाएंगे जिसमें हम लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। तो भाई यहाँ पर श्री पंकज त्रिपाठी को यहाँ पर नया नेशनल आइकन यहाँ पर डिक्लेयर किया है हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। एक अवार्ड है शस्त्र रामानुजन प्राइज 2022। ये अवार्ड जो है ये यूनिक टैंग को दिया गया है, ठीक है। अब ये जो एक अवार्ड है शस्त्र रामानुजन प्राइज, ये अवार्ड यहाँ पर किस काम के लिए दिया जाता है? आधे लोग तो आप में से बिल्कुल समझ गए होंगे, क्योंकि रामानुजन का नाम सुन के हमारे दिमाग में मैथ्स का समझ में आता है ना। तो यहाँ पर मैथ्स के लिए जो है ये अवार्ड दिया गया है। ये जो हमारे रामानुजन है, उन्होंने इतने सारे इक्वेशंस, पाई, सबसे इंपॉर्टेंट उनकी फाइंडिंग जो पाई है 22/7 जो इसकी वैल्यू होती है, इसकी इनको जो है यहाँ पर दिया गया है। इन्होंने अपनी बुक भी लिखी थी यहाँ पर, ठीक है। रामानुजन जो है वो यहाँ पर आप याद रखिएगा। और इनके ऊपर यहाँ पर जो है यूपीएससी ने एक सवाल भी किया था कि इनके ऊपर एक मूवी बनी है जिसका नाम है द मैन हु न्यू इन्फिनिटी। द मैन हु न्यू इन्फिनिटी, यूपीएससी ने इसके ऊपर 2016 में सवाल भी किया था। ये किसकी बायोग्राफी है? तो ये इंडियन मैथमेटिशियन कौन, एस रामानुजन की बायोग्राफी है। तो उनके लिए जो अवार्ड है वो इस बार का दिया गया है यांगमिंग तांग को, जो कि यूएसए में एक प्रोफेसर है। बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। ये मैंने एक इसलिए इस बार जो है इंक्लूड करा है क्योंकि बुर्किना फासो बहुत ज्यादा न्यूज में है आज के समय में। क्यों? क्योंकि इसने साल का दूसरा मिलिट्री कूप, तख्ता पलट जो है वो फेस किया है, ठीक है। जो कि पहले एक टाइम पर फ्रांस की उपनिवेश थी, फ्रांस की कॉलोनी हुआ करती थी। यहाँ पर जो मिलिट्री ने यहाँ पर जो है वो इब्राहिम, मिलिट्री रूलर इब्राहिम टोरे का यहाँ पर अब नया राज्य स्थापित कर लिया गया है। वहां के जो राष्ट्रपति हैं पॉल हेनरी सेडिंगो, ठीक है, इनको यहाँ पर रेजिग्नेशन देना पड़ गया है। दूसरी बार 8 महीनों में करीब दूसरी बार ये चीज इनको फेस करने की मिली है, ठीक है। इन्होंने कोशिश तो बहुत करी थी कि मैं सिचुएशन को पूरा संभालूं, लेकिन इनके टाइम पीरियड में सरकार का जो सिचुएशन है ना बहुत ज्यादा बुरा ही हुआ है, ठीक नहीं हो पाया है। तो उसके तहत ये चीज है जो आपको याद रखना है। मैं आपको इसकी जगह बताऊं, लोकेशन बताऊं, तो बुर्किना फासो जो है वो आप देखेंगे माली, नाइगर, नाइजीरिया, घाना, टोगो, गुयाना, मॉरिशियाना, इसके आसपास पड़ती है। और ये एक तरीके से लैंड लॉक्ड देश है। लैंड लॉक मतलब एक बंद देश है जहां पर पानी का कोई आपको आवागमन नहीं देखने को मिलेगा। यहाँ पर पूरे आसपास आपको धरती ही मिलेगी, ठीक है। एक्चुअली में जो बुर्किना फासो है, बुर्किना फासो जो शब्द है इसका मतलब है लैंड ऑफ ऑनेस्ट मैन, ईमानदार आदमियों की धरती। तो यहाँ पर जो है एक तख्ता पलट देखने को मिला है, तो इसको भी आप याद रखें। सो इस तरीके से आप अपना पूरा जो है वो कवर करेंगे। मिलते हैं हम दोबारा एक नए करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।